बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की कितनी टाइप्स हैं, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो नेफ्रॉन हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट है और हमारी किडनी के अंदर जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे ब्लड के ज़रिए हमारी किडनी के अंदर लाया जाता है वो नेफ्रॉन के ज़रिए फ़िल्टर कर दिया जाता है हमारे ब्लड को, और हमारे ब्लड से जितना भी यूरिया प्रोड्यूस होता है वो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। सो किडनी का स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। सो हमारी एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन हमारी एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और कलेक्टिवली हम दोनों किडनीज़ की बात करें तो हमारी किडनीज़ के अंदर 2 मिलियन नेफ्रॉन यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो हमारी किडनी के इनर वाला पोर्शन जो होता है उसे हम मेड्यूला कहते हैं और आउटर पोर्शन वाला जो पोर्शन है उसे हम कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। सो दो तरह के नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं इसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी किडनी का जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वहाँ पर इनकी ज़्यादातर इनकी प्रेजेंस होती है और थोड़ा सा इनका पार्ट मेडुला को टच करता है, जबकि ज़्यादा पार्ट जो होता है वो इनका कॉर्टेक्स रीजन में होता है। और ये 80% नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं और ये डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं वो 20% प्रेजेंट होंगे हमारी किडनी के अंदर, और इनका जो हाफ पोर्शन होता है वो हमारे किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होता है और हाफ पोर्शन जो होता है वो मेडुला के पोर्शन में होता है। तो इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो ज़्यादातर मेडुला के अंदर बहुत ज़्यादा डीप होता है, इनका जो यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले है, जबकि कॉर्टेक्स रीजन में जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो ज़्यादातर कॉर्टेक्स रीजन में ही प्रेजेंट होता है। सो ये जस्ट एक डिफरेंस है कॉर्टिकल और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर। तो जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी के अंदर तब फंक्शन परफॉर्म करते हैं जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कम हो जाती है, तब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को हमारी किडनीज़ के ज़रिए हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। सो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट होता है बोमेन कैप्सूल से। बोमेन कैप्सूल एक कप लाइक शेप है, जो साइंटिस्ट का नाम था बोमेन, उन्होंने ये प्रोड्यूस किया है। इनकी डिस्कवरी जो है वो बोमेन साइंटिस्ट ने की थी, तो इस वजह से इनका नाम बोमेन कैप्सूल रखा गया है। तो इस कप लाइक शेप के अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है जिसे हम टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहते हैं। तो कैपिलरीज का गुच्छा होता है इस बोमेन कैप्सूल की कैविटी के अंदर, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का जो पार्ट होता है वो हमारा रीनल कॉर्पसल का पार्ट होता है, और बाकी जो ट्यूबुलर पार्ट होता है रीनल ट्यूबुलर जिसे हम कहते हैं, तो ट्यूबिल के फॉर्म में जो होगा वो हमारा बोमेन के बाद वाला जो जितना भी पोर्शन होगा जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड कहेंगे, और लूप ऑफ हेनले का पार्ट है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो ये जो पोर्शंस होंगे ये फोल्डेड पार्ट होंगे जिसे हम ट्यूबुलर पार्ट कहते हैं, यानी कि रीनल ट्यूबुलर कहते हैं। तो दो पार्ट हैं हमारे नेफ्रॉन्स के, एक है रीनल कॉर्पसल जिसके अंदर बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आ जाते हैं, और एक है फोल्डेड पार्ट बोमेन कैप्सूल के बाद वाला पार्ट जो है वो ट्यूब्यूल का पार्ट है जिससे हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। सो बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है वो रीनल आर्टरी जो ब्लड हमारी बॉडी से आएगा फिल्ट्रेशन के लिए, ये ब्लड जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे, और ये फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड को लेके आएंगे हमारे नेफ्रॉन की तरफ, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए ब्लड को लाया जाएगा हमारे बोमेन कैप्सूल के पास। सो बोमेन कैप्सूल के अंदर कैविटी है, उस कैविटी के अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है वो ब्लड को फ़िल्टर किया जाएगा। सो इसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इनलार्ज करके शो किया गया है। तो ये जो है वो ग्लोमेरुलस का पार्ट है, और यहाँ पर
ग्लोमेरुलस के बिल्कुल नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के ज़रिए जो है वो हमारे ब्लड से छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो यहाँ से छन जाएंगे, यानी कि यहाँ से छलनी लगी हुई है तो यहाँ से छाना जाएगा ब्लड को। तो ब्लड को छानेंगे तो फ़िल्टर होगा, जाहिर सी बात है। तो ब्लड यहाँ पर फ़िल्टर होगा और हमारे बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए पोडोसाइट्स को भी क्रॉस कर जाएंगे। पोडोसाइट्स जो हैं वो हमारे बोमेन कैविटी के अंदर, बोमेन कैप्सूल के जो सेल्स होते हैं वो पोडोसाइट्स होते हैं। तो इनके अंदर जो है वो थोड़े थोड़े गैप होते हैं इन सेल्स के दरमियान। तो इस गैप से जो है वो हमारा ब्लड के जो पोर्शंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे ब्लड से फ़िल्टर होते हैं, वो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयंस, सॉल्ट, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन। तो ये जो ब्लड के अंदर पार्टिकल्स हैं ये फ़िल्टर हो जाते हैं इनटू बोमेन कैप्सूल। जबकि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं जिसको हम आरबीसीज और प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं, ये जो हैं वो फ़िल्टर नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये लार्ज पार्टिकल्स हैं और ये इस फिल्टरेट से पास नहीं हो पाते। तो ये जो है वो ईफ्रंट आर्ट्रियोल के ज़रिए बाहर निकल जाएंगे। और ये ईफ्रंट आर्ट्रियोल से ब्लड आएगा नेफ्रॉन की तरफ और ईफ्रंट आर्ट्रियोल से ब्लड वापस जाएगा। तो ईफ्रंट आर्ट्रियोल जो है वो थोड़ी सी थिन होती है, पतली होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो जाता है और इसी प्रेशर की वजह से ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है। तो ब्लड के अंदर से ये पार्टिकल्स जो हैं वो बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं और बोमेन कैप्सूल के अंदर जब ये पार्टिकल्स चले गए हैं ब्लड से फ़िल्टर होकर, तो इससे हम अब ग्लोमेरुलस फ़िल्टरेट कहेंगे। तो ये जो है वो ग्लोमेरुलस का फ़िल्टरेट है, तो इसे हम फ़िल्टरेट कह सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर जो ब्लड से फ़िल्टर हुआ है वो इसके अंदर ब्लड की जो काम की चीज़ें हैं वो ब्लड को वापस देनी है। तो ब्लड का जो है वो पूरा एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज़ होते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कैपिलरीज़ के साथ डिस्कस करेंगे। सो ब्लड का कैपिलरीज़ जो है वो पूरे नेफ्रॉन के सराउंडिंग्स पे होता है और वेन्यूल के ज़रिए, आप लोगों को मालूम है कैपिलरीज़ जो हैं वो आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के आपस में कनेक्शन को कहते हैं कैपिलरीज़। तो यहाँ से ब्लड की कैपिलरीज़ पूरे नेफ्रॉन के सराउंडिंग्स पे कवर्ड होगी और वेन्यूल्स से यहाँ पे ब्लड जो साफ़ ब्लड होगा, जो फ़िल्ट्रेट होगा, जो फ़िल्टर किया हुआ ब्लड होगा, वो वापस वेन्यूल के ज़रिए रीनल वेन में आएगा और रीनल वेन से बॉडी की तरफ ले जाया जाएगा। तो जितनी भी काम की चीज़ें होंगी जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयन, सॉल्ट और वाटर, इनको दोबारा से इस प्रॉक्सिमल ट्यूबुल के अंदर से ब्लड के अंदर शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमारे यूरिन के अंदर से डिस्चार्ज हो जाएं, हम हमारे यूरिन के अंदर चले जाएं, तो इन चीज़ों की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। तो यूरिन के अंदर जो है वो सिर्फ यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन और टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट जितने भी हैं उनको रिमूव करना है। जबकि जो काम की चीज़ें होंगी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयन, सॉल्ट और वाटर की दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगी हमारे ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो टॉक्सिक होंगी, उनको दोबारा से उस ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर से इस ट्यूबुल के अंदर पोर कर दिया जाएगा। तो H+ आयन और अमोनिया जो है वो वापस इस ट्यूबुल के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि इस ट्यूबुल के अंदर जो है वो यूरिन जो बन रहा है उसकी भी pH को मेंटेन रखना है और ब्लड की pH को भी मेंटेन करने के लिए जो है वो H+ आयन और अमोनिया वगैरह और ड्रग्स वगैरह जितनी भी ऐसी चीज़ें टॉक्सिक होंगी वो ब्लड से वापस कर दी जाएंगी ट्यूबुल के अंदर, और ट्यूबुल के अंदर जितनी भी काम की चीज़ें होंगी वो ब्लड को दे दिया जाएगा। सो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बाद वाला पोर्शन जो होगा वो लूप ऑफ हेनले का होगा, जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। और इस ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है वो बिल्कुल ही थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी जब वो लूप ऑफ हेनले बन जाएगी। और यहाँ पर ये लूप ऑफ हेनले जो है वो दो तरह की हैं। एक जो है वो नीचे की तरफ जो आ रही है इसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहेंगे, और ये परमिएबल टू वाटर है, यानी कि वाटर यहाँ से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगी वाटर की इस
मेड्यूला के इंटरस्टिशियम वाले पोर्शन में, यानी कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर वाटर की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड का जो इन्वायरमेंट है वो कंसनट्रेटेड है। तो वाटर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर सॉल्ट की, यानी कि जो NaCl है, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और ये परमिएबल टू सॉल्ट है और इम्परमिएबल टू वाटर है ये असेंडिंग लूप, और जो डिसेंडिंग लूप है वो परमिएबल टू वाटर है बट इम्परमिएबल टू सॉल्ट है। तो यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस के ज़रिए सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा इनटू इंटरस्टिशियम ऑफ मेड्यूला। तो इनको डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से जो लूप ऑफ हेनले जो है वो एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिल के अंदर, और यहाँ पर भी जितना इस ट्यूबिल के अंदर जितना भी ऐसी काम की चीज़ें होंगी, बाइकार्बोनेट, सॉल्ट है, वाटर है, वो ब्लड को वापस कर दिया जाएगा। तो 80% जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिल के अंदर से जो जितने भी काम की चीज़ें होंगी वो ब्लड को वापस कर दिए जाएंगे। बाकी 5% यहाँ पर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी वाटर एंड साल्ट की, और बाकी वाटर एंड सॉल्ट की और दूसरी चीज़ों की आयंस वगैरह है, पोटेशियम वगैरह है, उनकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ब्लड के अंदर जस्ट 15% हो जाएगी। सो बाकी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, और आयन जो pH है, pH लेवल वाटर का जो ब्लड का pH लेवल है और यूरिन का pH लेवल मेंटेन रखने के लिए जो है वो ब्लड से H+ आयंस को रिमूव कर दिया जाएगा ताकि ब्लड की pH को मेंटेन रखा जाए। तो यहाँ पर H+ आयंस और पोटेशियम आयंस को जो है वो इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिल के अंदर ट्यूबुलर सेक्रेशन के ज़रिए पोर किया जाएगा, और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिल है वो कलेक्टिंग डक्ट में इंटर होगा, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी वाटर और कुछ यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो यूरिया की इसलिए रीअब्जॉर्प्शन होगी क्योंकि मेड्यूला के अंदर जो इन्वायरमेंट है इंटरस्टिशियम का, उससे कंसनट्रेटेड रखने के लिए थोड़ा बहुत जो है वो यूरिया की एब्जॉर्प्शन होगी मेड्यूला के पोर्शन में, और बाकी जो कंसनट्रेटेड यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए रीनल पेल्विस की तरफ जाएगा, और रीनल पेल्विस से यूरेटर की तरफ, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के ज़रिए हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से इसके फंक्शन को डिस्कस किया है।